नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। बिहार संस्कृतियों का प्रदेश है, भाषाओं का प्रदेश है। यहाँ भोजपुरी, अंगिका, मगही के साथ साथ एक और मीठी भाषा बोली जाती है, इसका नाम मैथिली है। इसके अलावा भी कई भाषाएं प्रयोग में होती है। मैथिली भाषा की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि वो तिरहुत पहले एक भाषा होती थी, उससे पहले एक प्राकृत भाषा होती थी, उसी से एक मैथिल नाम के मैथी नाम के राजा हुए, जिनके प्रदेश को मिथिला कहा गया, और वहाँ पे जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे मिथिला कहा गया। एक और बड़ा कंसेप्ट है कि माँ जानकी यानी कि सीता मैया की जो नगरी है उसे मिथिला कहा जाता है। मिथिला राज्य 1924 में जब बिहार में भूकंप आया तो उससे विभाजित हो गया, जिसको एकीकरण करने का कार्य स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता मिथिला धाम में बहुत ही ज़्यादा है। उन्हीं के नाम पे एक सम्मान समारोह दिल्ली में पिछले 4 वर्षों से आयोजित हो रहा है। नाम है अटल मिथिला सम्मान समारोह। इसके अंदर मिथिला राज्य से और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी, अलग अलग प्रदेशों से भी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाता है। इनमें उपेंद्र महतो हैं, इनमें उदित नारायण झा हैं, इनमें अन्य वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि मिथिला राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। इनका नाम है मैथिल पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र। मिश्र जी को अभी कल ही अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज हमने इनसे दरख्वास्त की कि वो अपना कीमती समय हमें दे ताकि हम मिथिला के बारे में और इनके बारे में लोगों को रूबरू करवा पाएँ। चूँकि मैथिल पंडित हैं और मिथिला में रहते हैं तो आमतौर पे मैथिली भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो इंटरव्यू ये बाइलिंगुअल होगा, इसमें मैथिल भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, तो आपको मैथिल भाषा से रूबरू होने का भी आज एक अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया। सबसे पहले आपको अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं आपको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन काल रहा उसके अंदर आपने ऐसे क्या कार्य किए कि इतने बड़े सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। बहुत बहुत साधुवाद आपके समस्त टीम को। सर्वप्रथम हमें आज यह जो अटल मिथिला सम्मान श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जो आयोजन होता आया है 4 वर्षों से हो रहा है। 2016 ईस्वी से शुरू हुआ है यह कार्यक्रम, जिसके अटल भारत फाउंडेशन के तत्वाधान में यह आयोजित कार्यक्रम होता आ रहा है। और अटल भारत फाउंडेशन के प्रमुख कर्ता धर्ता प्रदीप झा जी यह कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। सर्वप्रथम हम उन्हीं को साधुवाद देते हैं, प्रदीप झा जी को धन्यवाद देते हैं, अटल भारत फाउंडेशन के प्रमुख और कर्ता धर्ता को, जिन्होंने चयनकर्ताओं के द्वारा कोसी के कछाड़ पे बसे त्रिलोक धाम गोसपुर निवासी मैथिल पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र को चयन करके इस प्रसिद्ध पुरस्कार को प्रदान किया। इसके लिए अटल भारत फाउंडेशन को, उनके प्रमुख को एवं खास करके विशेष रूप से अटल भारत फाउंडेशन के प्रमुख कर्ता धर्ता प्रदीप झा जी को एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा झा जो न्यूज़ 24 के प्रमुख एंकर हैं, उनको भी हम साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आचार्य जी, चंद प्रश्न हैं मेरे। सबसे पहले जो मैथिली भाषा है अपने आप में बहुत मीठी भाषा कही जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसको अष्टम सूची में भी जो है वो शामिल कराया था। मिथिला भाषी इसके लिए उनके कर्जदार हैं और ये कुछ वजह हैं जिनसे उनकी लोकप्रियता मिथिला में बहुत ज़्यादा है। मैथिली भाषा के इतिहास पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में और सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत इतिहास कोई भी भाषा का जो भी है, लेकिन सबसे पहले हम इस पे गौर करेंगे जो भाषा आखिर कहते किसको है। अनेक प्रकार के भाषा इस देश में है, अनेक प्रकार की बोली, हर एक जगह पे 5 कोश पे 10 कोश पे भाषा का परिवर्तन होता है। लेकिन हम भाषा कहें तो कहें किसको, तो उसके लिए सबसे पहले एक सिद्धांत हम प्रस्तुत करते हैं जो
अपने विचार को ठीक ठीक प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं जी। चाहे वह अपना विचार हम संस्कृत देववाणी में प्रकट करें या मातृभाषा मैथिली में प्रकट करें या आंग्ल भाषा अंग्रेजी में हम प्रकट करें या कन्नड़ के राज्य में कन्नौज में हम, नेपाल में नेपाली में, मिथिलांचल में तो पूर्ण मैथिली में, अगर मगध में है तो मगही में, और हम लोगों के सहरसा क्षेत्र जो पड़ता है सुपौल जिला उसमें जो है जैसे दरभंगा मधुबनी में भ गेल ल गेल, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा भी है जो भै गेले चल जेते। और वही अगर थोड़ा सा दूरी पे हम लोग चले जाएं तो भ जेते, खा लेते, पी लेते, लेकिन वही अगर हम लोग के यहाँ सुपौल सहरसा में आ जाए, पूर्णिया साइड आ जाए तो भै जेते, खा लेते। तो कहने का मतलब जो भाषा कोई भी हो, इतिहास जो है, भाषा के माध्यम से जो जानकारी हमको हर एक जगह पे अपना अलग अलग भाषा का रूटीन है, बोलने का भी प्रोनाउंसिएशन है, और 10 कोश पे 5 कोश पे भाषा परिवर्तित होता है। खान पान, रहन सहन, बोली बानी ये सब परिवर्तित होइ छै। तो ताहि दुआरे अपन जे विचार छै, अपन अंतःकरण के जे स्वभाव छै, अपन जे विचार छै, ओकरा यदि हम ठीक ठीक जे भाषा में हम प्रयोग करी, जे भाषा में हम ओकर उच्चारण करी, वह भाषा अपन अपन के निज भाषा होइ छै, स्वयं के भाषा होइ छै, और वह भाषा इतिहास के भाषा होइ छै। बहुत नीक। मैं भी मैथिली में बोलने लग गया, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने दर्शकों से। मैं भी उसी राज्य से आता हूँ जिस राज्य से पंडित जी आते हैं, और हमारी भाषा भी मैथिली है। घर के अंदर हम आमतौर पर मैथिली भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और मेरी जो माता जी हैं उनका कहना है कि घर के अंदर हम लोगों को कम से कम अपनी भाषा में ही संवाद करना चाहिए, ताकि हमारी जो भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो कम से कम हमारी चार दीवारी के अंदर तो जीवित रहे ही रहे। आमतौर पे भाषा का मुख्य कार्य जो है वो संवाद स्थापित करना है। तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि मैं रोड पे निकल के मैथिली में बात करूँगा और सामने वाले को मेरी भाषा ही समझ में नहीं आई, तो भाषा का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा, तो वो भाषा किसी कार्य की रहेगी नहीं। लेकिन घरों के अंदर से भी जो मैथिली है वो गायब होती जा रही है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? देखिए, मैथिली, मिथिला और मैथिल न घर से गायब होंगे, न आकाश से गायब होंगे, न पाताल से गायब होंगे, न 10 दिशाओं से गायब होंगे, क्योंकि यह मैथिली, मिथिला और मैथिल, इनको भगवान राम ने, भगवान सीता ने स्थापना किया है, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा प्रदान किए हैं। इसलिए यह गायब होने वाला चीज नहीं है, ये समाप्त होने वाला तत्व नहीं है। और यह जो मिथिला देश है, पहले के समय में कामेश्वर सिंह महाराजा के समय में हम लोग तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे प्रपितामह मूर्धन्य विद्वान, भारत लेवल के विद्वान पंडित त्रिलोकनाथ मिश्र, जो गोसपुर ग्राम के थे, सुपौल जिला पहले सहरसा जिला था, उससे भी पहले भागलपुर जिला था, लेकिन दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के प्रमुख राज पंडित में से थे। अनेक संस्थान में उन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पर, अध्यक्ष के पद पर, रमेश्वरता संस्कृत महाविद्यालय, मिथिला इंस्टीट्यूट, लोहना विद्यापीठ, पंजाब यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा, अनेक पदों पे पंडित त्रिलोकनाथ मिश्र हमारे प्रपितामह बड़े बाबा सुशोभित हुए। किंतु उन्होंने यही उन लोगों का जो कहा हुआ है, उन लोगों के जो पुस्तक में निर्देशन हम लोग देखते हैं, जो सिद्धांत देखते हैं, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है जो यह जो भाषा है, यह जो मैथिल है, यह जो मिथिला है, वह किसी का बपोती है, ये नहीं। मिथिला में जो भी जन्म लिए, चाहे उसमें चिड़ै चुनमुनी अगर जन्म लिया है तो वह भी मैथिल हो गया, यदि उसमें कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी जन्म लिया है तो वह भी मैथिल है। तो यही तो मिथिला का सबसे बड़ा विशेषता है। आपको बता दें कि राजा राम जी की शादी जो है वो जनकपुर धाम में हुई थी, और जनकपुर धाम मिथिला राज्य का राजधानी के रूप में जाना जाता था। एक सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और नेपाल सरकार के बीच में, जिसमें कुछ हिस्सों का आदान प्रदान किया गया था,
और उसी समय जो है वो जनकपुर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग था, बिहार का एक अभिन्न अंग था, मैथिल प्रदेश का एक अभिन्न अंग था, वो नेपाल के हिस्से में चला गया और मिथिला राज्य जो है वो 2 देशों में, भारत और नेपाल के बीच में विभाजित हो गया। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जिनके अंदर जीवन के जीने का सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि किस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण किया जा सके, किस तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके, वो आम पाठशाला से गायब होती जा रही है। इसका कितना बुरा असर जो है वो एक समाज के रूप में पड़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आपने, और बड़ा ही मार्मिक और रहस्यात्मक तथ्य को आपने रखा है। देखिए, वैदिक सनातन जो संस्कृति है, वैदिक जो ज्ञान है, जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, वह बगैर शुद्ध आचरण के, शुद्ध संस्कार के और नैतिक शिक्षा के ग्रहण करने से, अग्रहण करने से नहीं हो सकता है। यदि आप में भगवान बनना बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन यदि हम इंसान बन के रहें, मानव बन के रहें, मनुष्यत्व हम में आए, तो उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है जो हम अपने घर में जो सदाचार, पहले के समय में शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में जो सदाचार, नियम, नित्य निमित्तक कर्म, दैनिक पंच महायज्ञ और सूर्यादि पंच देवता, पंच देवोपासना का जो विधि विधान है, निश्चित रूप से अगर नित्य दैनिक दिनचर्या में हर एक अभिभावक, समस्त मैथिल का मतलब ये नहीं जो मिथिला में है वही, जहां तक यह धरती है वह धरती सबै भूमि गोपाल की, ये धरती भगवान राम के हैं, भगवान विष्णु के हैं, माँ जानकी मैथिली की है। तो जहां तक यह भूमि पर जितने भी लोग हैं, वह यदि अपने अपने घरों में नैतिक शिक्षा अपने अपने बच्चों में प्रदान करें, जिसका घोर अभाव हो गया है। अभी के प्राइवेट संस्थानों में भी नैतिक शिक्षा का घोर अभाव हो गया है। इसका भुक्तभोगी हम लोग हैं, अनुभव है इस चीज का। सब शिक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन नैतिक शिक्षा का मतलब हुआ जो अपने से बड़ों के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, घर में माता पिता के साथ कैसे रहन सहन करना चाहिए, 10 आदमी अगर है कोई उच्च वर्ग का तो उनके साथ कैसे बैठना चाहिए, उनसे कैसे अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशील अगर नहीं है आप, तो आपके अंदर वह संस्कार, वह शुद्धता, वह पवित्रता नहीं आ सकता। इसलिए हमारा एक ही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से समूह को संवाद, समस्त मिथिलांचल से, समस्त मैथिल से, समस्त मैथिलानी से, जो अपने अपने हम लोग भी देते हैं, अपने अपने घरों में नैतिक शिक्षा का पठन पाठन स्वतः अपने अपने बच्चों को कराएं। वैदिक जो ज्ञान है, चाहे आप जितना ही जानते हैं उतना ही ज्ञान अपने बच्चों को दें। अपने पूर्वजों की, अपने दादा परदादा, अपने ग्रामीण के श्रेष्ठ जनों का जो खिस्सा कहानी है, अपनी दादी की जो कहानी है, उसको सुनाएं। उससे क्या होता है, बच्चे पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इस संस्कृत, हमारे यहाँ बहुत सारे अंग्रेजी, हिंदी, अनेक विषय को पढ़ने वाले थे, लेकिन हमारी दादी आज हम इस संस्कृत विद्या को ग्रहण करके अगर संस्कृत की सेवा कर रहे हैं, अध्यात्म की सेवा कर रहे हैं, तो वह हमारी दादी की देन है। हमारी दादी दुर्गा देवी, उनकी देन है। तो हम सबसे पहले यह सम्मान, यह अपना जीवन सबसे प्रथम हम अपनी दादी दुर्गा देवी को समर्पित करते हैं, जो इस धाम में नहीं है, स्वधाम में हैं, और हम उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। आते हैं पॉइंट पे। तो कहने का मतलब, सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों को घरों में ऐसी शिक्षा दें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें, जिससे पाठशाला में जो होने वाले पठन पाठन हैं, उसके अतिरिक्त वह शिक्षा के माध्यम से अपने अपने देश में, अपने अपने समाज में वह उस शिक्षा को ग्रहण करके, वैदिक संस्कृति और सभ्यता को ग्रहण करके, कुल के मर्यादा और
आचरण को ग्रहण करके नित्य दैनिक दिनचर्या में उसको पालन करते हुए गायत्री की उपासना से परिपूर्ण करके अपने अपने जीवन यापन को करें और पठन पाठन करें, तभी जाकर के यह देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। नहीं तो एक कहावत है अंग्रेजी में, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फर्स्ट अबाउट इंडिया इज दैट हर सॉइल इज रिच एंड हर पीपुल पुअर। तो कहने का मतलब यहाँ हम यह कहना चाहते हैं, जो अपनी वैदिक सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो दैनिक पद्धति है, दैनिक ज्ञान का, नैतिक शिक्षा का, बड़ों के साथ आदर करने का, अनुशासन के साथ रहने का, स्कूल में अनुशासनहीन नहीं होने का, क्योंकि जिनके पास अनुशासन ही नहीं रहेगा, जिनके पास संस्कार ही नहीं रहेगा, जिस बच्चे में संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, जिस बच्चे में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं रहेगा, वह आगे क्या कर सकता है। बिल्कुल सही बात। आपकी बातों से 100% तो सहमति नहीं दर्ज करवा सकता, लेकिन हाँ, आपकी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उस फैक्ट को बिल्कुल सही साबित करती हैं कि मोरल जो एजुकेशन है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाले समय में पड़ने वाला है, और ज़रूरी है कि ये स्कूल की जो निर्भरता है उसको हम कम करें और घर के अंदर भी जो है वो उस तरीके का माहौल तैयार करें ताकि बच्चा जो है वो मोरली जो है वो बहुत ही एक्टिव रहे, बहुत ही अच्छा रहे, और इससे समाज का बेहतर निर्माण हो पाएगा। अंतिम प्रश्न के साथ इस इंटरव्यू की समाप्ति लूँगा मैं। अटल मिथिला सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान है ये मिथिला वासियों के लिए, और अटल जी के नाम पे ये अवार्ड है, तो अभी इसकी जो वैश्विक लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। कई एनआरआईज हैं, कई आईएएस हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रजत शर्मा हो, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपने जिस फील्ड में दक्षता हासिल की उसी फील्ड के लिए आपको ये सम्मान दिया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो फील्ड है वो कहा जाए तो अब गायब होने वाली फील्डों में से एक है, आचार्यता। बहुत कम लोग हैं जो अब संस्कृत के अंदर जो है अपना करियर बनाने की सोचते हैं। दयनीय स्थिति में जो है संस्कृत शिक्षा आ चुकी है। सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन जब तक विद्यार्थियों के अंदर उत्सुकता नहीं जगेगी तब तक किसी भी विषय का उत्थान नहीं हो सकता। तो अगर कोई व्यक्ति संस्कृत के अंदर शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो किन चीज़ों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल करें, ज़रूरी समझे उसे, और क्या करियर ऑप्शंस हैं उनके लिए? बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। देखिए, देव भाषाओं में सर्वप्रमुख संस्कृत भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको देववाणी, देव भाषा के नाम से संस्कृत को जानते हैं जी। संस्कृत का अर्थ ही होता है जिसका संस्कार हो चुका है, जो शुद्ध और परिष्कृत हो और जिसके नियमों में पूर्णता हो, उसी को हम संस्कृत कहते हैं। और संस्कृत हमारे ख्याल से संस्कृत ऐसा भाषा इस धरातल पर क्या ब्रह्मांड के अंतर्गत न हुआ है न होगा, और इसी भाषा से सबका उत्पत्ति प्रादुर्भाव हुआ है, ये तो सब जानते हैं। तो संस्कृत हमको पढ़ने में बड़ा रुचि है और हमारी दादी की ये कृपा है, इसलिए यह अटल मिथिला सम्मान जो हमको मिला है वह संस्कृति के लिए, संस्कृत जगत के उद्धरण के लिए, संस्कृत के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने के लिए, वैदिक संस्कृति और वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मैथिल और मैथिली भाषा की रक्षा के लिए, और मिथिला राज्य आंदोलन जो अभी चल रहा है प्रमुख तौर पे। पहले तो मिथिला राज्य ही था राजाओं के समय में, लेकिन कुछ विकृति होने की वजह से हम लोगों को यह संघर्ष करना पड़ रहा है, और संघर्ष जब तक जीवन रहेगा, प्राण रहेगा, तब तक मिथिला राज्य आंदोलन प्रमुखता से चलता रहेगा। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए यह अटल मिथिला सम्मान हमको प्राप्त हुआ है। इसके लिए यह सम्मान हमको नहीं मिला है, यह सम्मान, यह अटल मिथिला सम्मान संपूर्ण मैथिलवासी को, संपूर्ण मिथिलावासी को, समस्त अभिभावक को, समस्त इष्ट मित्र बंधु को और हमारे समस्त ग्रामीण को, संपूर्ण मिथिलावासी को, मिथिला राज्य को यह सम्मान मिला है। हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सबको यह सम्मान हम सादर, सस्नेह, सप्रेम समर्पित करते हैं। संपूर्ण ग्रामीण को, संपूर्ण मिथिलावासी को यह सम्मान हम समर्पित करते हैं, और यह सम्मान
हम यह भी वचन देते हैं जो सम्मान हमको मिला है उस संस्कृत ज्ञान को, संस्कृत भाषा को, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्मशास्त्र को और आध्यात्मिक उत्थान के लिए यदि हमको अपनी प्राणों की बलिदान भी अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। निश्चित रूप से यह अटल मिथिला सम्मान अटल भारत फाउंडेशन के प्रमुख कर्ता धर्ता हमारे अभिन्न मित्र, हम बता नहीं सकते हैं, बहुत खुश हैं प्रदीप झा जी को और उनकी धर्मपत्नी जो न्यूज 24 के प्रमुख एंकर हैं उनको, श्रीमती आशा झा को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो कोसी के कछार बसे, बिल्कुल ही कोसी के तट पे जहाँ पे बाढ़ की विभीषिका को हम लोग आंख से देखते हैं, वहाँ पे बसे एक छोटा सा गांव कहें, हाँ हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गांव है क्योंकि उस गांव का मान सम्मान संपूर्ण भारत में है। त्रिलोक धाम गोसपुर को धन्यवाद देते हैं जो उस भूमि पे हमारा जन्म हुआ और आज यह सम्मान हमको प्राप्त हुआ। इसके लिए समस्त मिथिलावासी को, समस्त अभिभावक को हम सादर अंतःकरण से प्रणाम करते हैं और पुनः पुनः अटल भारत फाउंडेशन के प्रमुख श्री प्रदीप झा को हृदय से के अंतःकरण से हम साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मंत्रार्था सिद्धया संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव यशस्वी भव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वीडियो पर आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अहाँ सबके अगर ये वीडियो नीक लागल तो ये वीडियो के खूब मात्रा में शेयर करूँ। ये अंतिम लाइन मैंने मैथिली में बोली है सिर्फ ये स्थापित करने के लिए कि मुझे भी मिथिला भाषा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।